नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज 4 की चौकड़ी पे बात करने जा रहे हैं 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से है, जहां शिमला के रिज ग्राउंड धूमधाम से मनाया गया। जी आपको बता दें, भव्य समारोह के साथ परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सबका ध्यान खींचा गया। उसके साथ ही दूसरी खबर शिमला से है, जहां शिमला के सजौली गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कमेटी पर मनमानी और फंड दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं। उसके साथ ही तीसरी खबर ऊना से है, जहां ऊना में हिमाचल दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में झांकियां और परेड ने लोगों का मन मोह लिया है। उसके साथ ही चौथी खबर है दिल्ली के रोहिणी से, जहां दिल्ली के रोहिणी में भीषण आग से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग की मौत हो गई है। तो चलिए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल के शिमला के रिज ग्राउंड पर हिमाचल दिवस धूमधाम से मनाया गया। उसके साथ ही 69 स्थापन दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने ध्वजारोपण का, परेड की सलामी भी दी और स्कूल के बच्चों को रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी करने को मिला। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये रिज मैदान हिमाचल के निर्माण से लेके हिमाचल के विकास का हमेशा से गवाह रहा है। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इसकी 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक है। देश की आजादी के 8 महीने के बाद सन 1948 को आज ही के दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के बाद वजूद में आया था। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और हिमाचल वासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। मैं वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही प्रदेशवासियों का आभार करता हूं जिनके प्रयासों से हिमाचल को एक आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया और देश विदेश में इसकी एक खास पहचान अर्जित की है। प्रदेशवासियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये प्रदेश बना तो जवाहरलाल नेहरू जी ने माइनॉरिटी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए इसके गठन की इजाजत दी। हालांकि बहुमत इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे स्थापित करने, यहाँ के लोगों की राजनीतिक एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इस राज्य के गठन की इजाजत दी और उसके बाद विशाल हिमाचल बना, जबकि पंजाब से
कुछ इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को मिलाकर एक नए प्रदेश का स्वरूप कायम किया गया और कांगड़ा के क्षेत्र के कुछ इलाके इसमें शामिल हुए। बाद में ऊना और हमीरपुर जिला बना और उसको भी इसमें शामिल किया गया और उसके बाद इसी रिज मैदान पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आके हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और उसमें भारी बर्फबारी के दौरान हमने एक भारतीय गणराज्य के राज्य के तौर पे इस राज्य को स्थापित किया। तो एक बहुत ही लंबी दास्तां है इस प्रदेश के गठन की और आज उसके अस्तित्व के मौके पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब प्रदेश बना उस समय भी ये मालूम था कि ये प्रदेश आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर राज्य नहीं है और इसे केंद्र सरकार की मदद पर आश्रित रहना होगा। लेकिन समय के साथ साथ स्वरूप बदलता गया और आज हिमाचल प्रदेश को अपना आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए बहुत ताकत झोंकनी पड़ रही है। गुरुद्वारा विवाद शिमला के संजौली गुरुद्वारा प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। जी आपको बता दें 17 सदस्य सीमित होने के बावजूद संचालन सीमित लोगों तक सीमित कर दिया गया है। उसके साथ ही प्रबंधन में असंतुलन के साथ आरोप लगाए गए हैं और असंतुलन चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। फंड के दुरुपयोग के आरोपी ने मामला और गरमा दिया है और अब तो सिख संगठनों ने भी बीच टकराव की स्थिति बन गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी शिमला के उपनगर में यानी कि संजौली गुरुद्वारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ चंद लोग यानी कि गुरुद्वारे को अपना कब्जा कर रहे हैं और संगत का जो पैसा है वो सेम अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। अगर देखा जाए पिछले 2-3 प्रेस वार्ता होगी लेकिन अभी तक जो समाधान नहीं हुआ। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है संजौली जो गुरुद्वारे है संगत के लोग, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिमर सिंह जी। जी सर, क्या पूरा विवाद है जिससे लगातार देख रहे हैं कि जो गुरुद्वारे का विवाद काफी ज्यादा प्रसारित हो रहे हैं? सर पिछले 6 साल से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। जो हमारा एमओ है वो बताता है कि हर 2 साल बाद होने चाहिए, पर इन्होंने एक भी बार किसी भी टर्म में 6 साल से सही इलेक्शन नहीं कराया। दूसरा पक्ष का ये कहना है कि हमने यहाँ पर जो इलेक्शन कराया उसका क्या पूरा मामला है? सर वो अपने आप ही 10-15 लोग इकट्ठे होकर इलेक्शंस करा लेते हैं। अब 25-30 लोग और उन्होंने जोड़ लिया अपने साथ, प्रेशर डाल के उनके ऊपर बिरादरी का, रिश्तेदारी का, और उनको जबरदस्ती वहां पर बिठा के हाथ खड़े करके इलेक्शन करवा देते हैं। अगर देखा जाए जो कमेटी में भी फिलहाल 2 से 3 व्यक्ति है, फिलहाल जो संगत में अगर गुरुद्वारे की बात करें तो कितने लोग अनिवार्य रहते हैं? सर संगत में जैसे कि हमारे पास जो 180 मेंबर के वीडियोग्राफी के साथ साइन हुए हैं जो संजौली के निवासी हैं और वहां पर उनके साइन हैं और वो जनरल हाउस के मेंबर बनने चाहिए और 17 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, जबकि ये 2 लोग काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से इलीगली। जी, अगर देखा जाए कुछ ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है जो पुराने लोग हैं। जी सर, वहाँ पर संगत को आने से रोका जाता है जो सवाल जवाब करती है, हर किसी को नहीं, जो सवाल जवाब करे बस, जो उनको पैसे देके चल जाए वो सब ठीक है। कुछ लोगों ने सवाल जवाब करे तो थाने में ले जाकर उनकी मारपिटाई तक भी करी है, जो वहाँ के प्रधान है रविंदर सिंह मंगा जी ने। जी, क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है जो इतना प्रेशर इस जो गुरुद्वारे में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही है। हमारे को SDM ऑफिस में जैसे हमने कंप्लेंट करी तो कई जगह से ये पता लगा कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करना तो आप सरकार से मांग करिए। चीफ सेक्रेटरी जी को, CM को भी हमने चिट्ठी दी। SDM के ध्यानात ये मामला है, उसके पश्चात आने वाले समय आप क्या स्टेप उठाएंगे? सर स्टेप हमने उठा लिया। उन्होंने एक अनबायस्ड ऑर्डर पास किया है जिसमें उनकी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं आया। हमारे पास RTI भी हमने फाइल कर दी, सिंगल प्रूफ के बिना उन्होंने लिख दिया कि वो ठीक कर रहे काम। तो हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी है क्योंकि संगत इतने ज्यादा रोष है। 180 मेंबर में से किसी को भी जनरल कमेटी का मेंबर नहीं बनाया, किसी का भी चंदा नहीं इकट्ठा करा उन्होंने। जी, अन्य लोग भी इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो गुरुद्वारा कितना वर्षों पुराना है और आप कितने वर्षों से वहाँ पर कार्यरत हैं? वही जन्म भी मेरा शिमला का है जी। 80 साल हो गए। 80 साल की मेरी उम्र होने को वाली है लगभग।
तो अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें मैं गुरुद्वारे की शिकायत को आगे रखूं। कोई शिकायत नहीं है, अब हुई है, शुरू हुई है जब से ये कमेटी बनी है और जबरदस्ती बैठे हुए हैं कब्जा करके। जी। और अगर देखा जाए क्या क्या मुश्किलें अब जो अन्य लोगों को वहां पर पेश हो रही है संजौली में? ये ऐसी पेश हो रही है कि जब किसी को काम ही नहीं करने देना, जो किसी को जहाँ लंगर खाने भी उसको बोल लंगर खाने के लिए आया तू, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, और संगत डर के मारे बोलती ही नहीं आगे, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा भाई हम तो गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, बस ठीक है जो कुछ हो, अब नहीं हम जाएंगे। अगर देखा जाए आप कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है, आज से पहले कभी ये समस्या रही है? क्या मुख्य कारण मानते हैं आप जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है? छोटी मोटी कोई बात हो जाती है वो अंदर बैठ के सिमट जाती है, जो कि कमेटी के अंदर 17 मेंबरी कमेटी है या जनरल हाउस जो कमेटी की मीटिंग रखते हैं, वो 1/3 कमेटी जो होती है वो उसको फैसला कर देती है और संगत में सुना दी जाती है बात कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि हर संक्रांत को पैसे की जो कीमत है उसका बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। जी सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, खासकर जिस तरह से देखा भी जा रहा है वहां पर जो संगत के पैसा है वो घर को लिया जा रहा है, कितने बार ऐसा मामला सामने पेश हो पाया? सर बहुत बार ऐसा हो गया है कि सुनने में यही आता है और सब लोगों ने देख भी लिया है कि ये खुद ही बोल देते हैं कि जी हम तो चेंज ले जाते हैं घर। गोलक का पैसा खुलता है तो वो गुरुद्वारे में ही गिरना चाहिए, गोलक खोल के घर ले जाता देखा आपने? कहीं भी नहीं ऐसा होता किसी भी धार्मिक संस्था में। अगर देखा जाए जो गुरुद्वारा का जो चुनाव है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? ऐसे कायदे के अनुसार जिस तरीके से उनका कहना है कि हमने करा दिया, फिलहाल अगर मापदंड की बात करें तो खासकर जो ये किस मापदंड के अंतर्गत आता है जिसके तहत जो चुनाव भी किया जाता है? सर गुरुद्वारा साहब संजौली का, श्री गुरुद्वारा साहब संजौली का अपना एक एमओ है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जनरल हाउस होगा, जनरल हाउस के अंदर सारी संगत को बुलाया जाएगा। जो आपको खुद घर घर जाना चाहिए पड़े आप भी जाएं, वहां से उनसे चंदा इकट्ठा करें, चंदा इकट्ठा करने के बाद वो जनरल कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, उनको वोट कास्ट करने का राइट मिल जाता है। 1 महीने पहले आपने ये चिट्ठी देनी है, फिर जनरल हाउस होगा, जनरल हाउस के बाद 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है नॉमिनेशन के लिए, 20 दिन बाद फिर हाउस बुलाया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है कि ये लोगों ने नॉमिनेशन भरा है या नहीं भरा है। अगर सर्वसम्मति के साथ होना तो 1 साइडेड हो जाता है, फिर बताया जाता है कि आने वाले, फिर भी अगर 1 साइडेड भी हो, कोई सामने ना खड़ा हो तो हफ्ते 10 दिन का टाइम देके अगले संडे का टाइम जब भी दीवान है तब वहां पर वो अनाउंस किया जाता है कि ये जो है आपकी एमिकेबली 1 साइडेड इलेक्शन होगी। लेकिन अगर वहां पर नॉमिनेशन फाइल हो गई है, 2 धड़े बन गए हैं, और फिर उसमें बताया जाता है 15 से 20 दिन का मिनिमम टाइम होता है, और उसका जो इलेक्शन कन्वीनर होता है उसमें हमारे एमओए में लिखा है ही शुड बी अ रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर फ्रॉम सिख संगत। आप ऐसे भी किसी भी सोशल वर्कर को बुला के या किसी और गुरुद्वारे को प्रधान को बुला के उनको आप कन्वीनर नहीं बना सकते। वो जो है वो रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर ऑफ सिख संगत होना चाहिए संजौली का, या फिर कोई लोकल संजौली का रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से सुना, खासकर जिस तरीके से अगर हम बात करें संजौली गुरुद्वारे की, जिस तरीके से ये विवाद है वो अत्यधिक बढ़ चुका है, और खासकर जिस तरीके जो चुनाव इनका कराया है कहीं ना तो कहीं वो तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए संगत के सभी जो माननीय लोग होते हैं उनको पहले इसके बारे में सूचित किया जाता है, टाइम पीरियड मिलता है, उसके बाद होता है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि अपनी जो वहां का रेवेन्यू है वो अपने आप सेव रखते हैं, और अन्य जो संगत है जो कोई जवाब करे तो उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है, उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, कहीं ना तो कहीं बदतमीजी भी की जाती है। आज से पहले कहीं भी अगर राजधानी शिमला ही नहीं अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस तरीके का व्यवहार किसी भी गुरुद्वारे में नहीं हुआ है। कामेश्वर शर्मा की ऊना में हिमाचल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जी आपको बता दें जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इनके साथ वार्तालाप किया। अप्रैल 1948 में वो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, और उसके बाद निरंतर हमारे प्रदेश की विकास की गाथा प्रारंभ हुई है। आज का दिवस जहां हम अपने 78वें हिमाचल दिवस को बड़े उल्लास के साथ, बड़े मैं समझता हूं गर्मजोशी के साथ मना रहे हैं, हमने सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और विशेषकर जो हमारे प्रजामंडल के नायक थे उनको याद करना, उनको स्मरण करना है। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, उनको भी हम अपने
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जहां हमने अपने इन नायकों को याद किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के रूप में भी कहा जाता है, सभी इष्टों का, देवी देवताओं का, मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद हमारे प्रदेश में है। देवभूमि के साथ वीरों की भूमि के रूप में भी इस प्रदेश की पहचान रही है। हम अपने शहीदों का, वीर सैनिकों को भी आज के दिन उनको याद करते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहां हमारी सरकार 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमें सत्ता मिली थी, और इन 3-3.5 वर्षों के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना भी वर्तमान सरकार ने किया है, जिसके आप सभी साक्षी रहे। जहां हमें विरासत में एक तरह से चरमराई हुई आर्थिक व्यवस्था मिली थी। लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण प्रदेश पे था जब हमारी सरकार बनी 2022 के अंत में। अपने कर्मचारियों, अपने पेंशनर्स की आपके एरियर्स और डीए के रूप पे लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास की देनदारी थी। साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश का नुकसान हुआ है, वो भी हमारे सामने है। एक तरह से शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी को हमने इस कार्यकाल के दौरान झेला, जहां वर्ष 2023 में लगभग हिमाचल प्रदेश की हमारे आधारभूत ढांचे की लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई थी। वही क्रम आपका 2024-25 में चलता रहा, और 25 में जहां लगभग कोई 6,000 करोड़ के आसपास का नुकसान पूरे प्रदेश का हुआ। और अगर आप जारी नुकसान की बात करेंगे, ये आंकड़ा वर्ष 2023 से भी ज्यादा था। हमारी सरकार ने जहां कठिन वित्तीय परिस्थितियां होने के बावजूद भी बहुत से निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लिए, और साथ ही साथ अपने प्रदेश की आय बढ़े, उस सोच के साथ ही बहुत से निर्णय लिए कि और उसका परिणाम था जहां हमने इन चुनौतियों का सामना। दिल्ली के रोहिणी में भीषण आग से हड़कंप मच गई। जी आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग की मौत हो गई। रोहिणी इलाके में बुधवार थाना क्षेत्र के मांगेराम पार्क इलाके में बीते मंगलवार की रात एक भीषण आग लगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भयंकर आग थी। आपको बता दें कि 500 गज का प्लॉट है, जिसमें 5 से 10 झुग्गियां थी और जिसके अंदर 20 लोगों का परिवार रहता था। अचानक आग लगी, जिसके बाद एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल देख सकते हैं कि जो फायर कर्मी है, फायर फाइटर्स यहाँ लगे हुए हैं, किस तरह से आग बुझाने के अंदर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको बता दें ये इलाका जो है थोड़ा संकरी गलियों का, जिसके कारण गाड़ियां जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन फायर कर्मी जो है अब लगातार इस आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पीछे भी शव की शिनाख्त हो चुकी है, जिसपे एक बच्चा बताया गया है और एक परिवार था जिसपे जो है रहता था। और ये आपको बता दें जो झुग्गी है, जो 20 लोगों का परिवार है, कबाड़े का काम करते थे, लेकिन अचानक बीती रात आग लग गई और आग ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसके अंदर बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और फायर कर्मी यहाँ मौजूद है और आगे की कार्रवाई जारी है। नाम है मोहम्मद शराफ अली शेख। अली शेख, क्या हुआ यहाँ हुआ है रात को 12-1 बजे बस आग जल गया, कोई जला दिया होगा शायद। सारा लोग निकल गया, एक फैमिली रह गया उसके अंदर। एक बस 2 साल का बच्चे था और एक 25 साल का लेडीज था और एक 30 साल का लड़का था, वो लोग नहीं निकल पाया। बस सर यही घटना है सर, रात 12-1 बजे जल गया सर। सर प्लॉट तो कितना है सर ये तो नहीं मालूम बस। हाँ इसमें 5 झुग्गी था सर। क्या काम करते थे ये लोग, क्या था ये सब कबड्डी का काम करता है सर। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर?
5 झुग्गी में सर बस सब 2 फैमिली है सर, कोई 2 है कोई 3 है, अंदाजे से है अंदर सब 2 है। मतलब 20 एक लोग हम मान सकते हैं, 20 लोग होंगे बच्चे वगैरह सब मिलाकर। हाँ सर जी सर, इतना ही होगा सर। कब से रह रहे हैं? सर हो गया करीब तो यहाँ तो 5-6 साल हो गया सर। जी सर। क्या पता लग पाया किस वजह से आग लगी? तो नहीं पता लगा। ये तो नहीं मालूम सर, नहीं है सर। मतलब जो लोग मरे हैं उनके नाम पता है आपको? सर नाम तो मालूम नहीं है सर, और भी है साइड अगल बगल उनका मालूम है। एक का नाम मनारा शेख है और एक का नाम मसीबुर शेख है। और जो बच्चा है वो कितने साल का है? बच्चा 2 साल का। जो जिसकी मौत हुई है वो आपके जानकार हैं या तो रिश्तेदार हैं, कौन है ये बताएं? वो हमारा रिश्तेदारी में आता है, मतलब वो हमारा चाचा की लड़का है, बड़ा भाई लगता हमारा। कौन सी जगह है ये मागराम पार्क है। आपको पता लगता है किस वजह से आग लगी, क्या वजह रही? वजह ऐसी है, यहाँ पे लोग निषेधी लोग 12-1 बजे करीब यहाँ पे चलता घूमते रहता, खाने पीने में आग लगा दिया। ये झुग्गी एरिया है जिसके अंदर कुछ जो गार्बेज मटेरियल है, कबाड़ी वगैरह है, वो अपना सामान स्टोर करते थे और साथ में यहाँ पे इसमें 3-4 झुग्गियाँ थी और उसी में आग लगी है और 3 कैजुअलिटी हमने अभी तक नोटिस की है यहाँ पर। ये टोटल कोई 200-250 गज का प्लॉट है जिसके अंदर 4-5 झुग्गियाँ हैं और उन 4-5 झुग्गियों में से बताया जा रहा है सिर्फ एक ही फैमिली यहाँ पर थी, बाकी लोग जो दूसरी झुग्गियों में थे वो लोग गांव वगैरह गए थे और एक जिसमें झुग्गी में लोग रह रहे थे वो बाहर नहीं निकलने पाए और सारा टेम्परेरी मटेरियल की शंटी टाइप में बनी हुई थी और आग लगने की वजह से सब लोग अंदर फंसे रह गए, तीनों लोग। ये तकरीबन रात को 1:30 बजे की कॉल है, 1:25 के समय बताया गया है और तकरीबन 6 गाड़ियां हमारी मौके पर आई हैं और हमारे किसी कर्मी को चोट नहीं लगी है। जो भी कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ झुग्गी एक ही झुग्गी की थी, वो जो तीनों कैजुअलिटीज। वो डिटेल्स अभी आएंगी क्योंकि अभी हमारा जो प्राइम फोकस था वो फायर फाइटिंग में और अदर अगर कोई दूसरी कैजुअलिटी ना हो और किसी को बचाया जा सके। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत लोकल। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यहीं होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से हर जुड़ी अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।